हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइज आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। एक नई बुक है गाइज, ये क्या समसामयिक घटना चक्र 2021 यानी कि जो लेटेस्ट बुक आई है उसकी बात करेंगे, जो है भारत दृष्टि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। चलिए, इससे पहले एक वीडियो में हमने जस्ट उसमें क्या देखा था कि सिलेबस क्या क्या था, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर हैं इस बुक में। ठीक है गाइज, तो वो अगर आपको देखना हो तो वो आप जाके इससे जस्ट पहले का वीडियो है, आप जाके वहाँ पे जाके सिलेबस देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा गाइस। ठीक है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बाकी तो ये वाली बुक जो है गाइस 208 पेजेस के आसपास है। ठीक है, जिसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है एक और बुक आएगी जिसका नाम है घटना सार। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी हम कंप्लीट करें। तो दोस्तों, साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, अब जो है बिना टाइम वेस्ट करें हम इस बुक के जो है स्टार्ट करते हैं, जो है चैप्टर नंबर 1। तो गाइस, चैप्टर नंबर 1 क्या है? भारत भूमि और उसके निवासी। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स में आएगी, तो हम पार्ट 1 की अभी बात करेंगे। देखते हैं कितना हम कवर करते हैं इस पार्ट में। 15 पेज नंबर 15 तक का है ये। चलिए दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपका है भारत भूमि और उसके निवासी। तो वैसे यहाँ क्या लिखा है, देखिए थोड़ा बहुत तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होंगी अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा तो। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें देखिए यहाँ लिखा है कि भारत अद्वितीय संस्कृति संपन्न देश है और ये विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, यह उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती गांव और दक्षिण पश्चिमी तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका, वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे में देखिएगा इस क्या लिखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब इसने जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक का भारत है। फिर लिखा है आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व में जो है 7वें नंबर पे आता है भारत, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, अब लिखा है कि ये पूरी तरह से जो है गाइस, अगर हम बात करें ग्लोब की, ठीक है, तो ग्लोब में क्या होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है। तो भारत आपका पूरी तरह से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और इसका जो वो है अवस्थिति है वो क्या है आपका, देखिए अवस्थिति क्या है आपका 8 डिग्री 4। तो दोस्तों क्या है 8 डिग्री 4 मिनट और क्या है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश उत्तर, मतलब कुछ ऐसा। मतलब ये इन्होंने दिया है, ये रखा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करते हैं। और यहाँ आता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स पश्चिम से, सॉरी पूर्व देशांतर की बात है गाइस। यहाँ पे जो है हम ये वाली जो लाइन्स है वो देशांतर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका देशांतर में है यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है आपका अक्षांश और एक होता है आपका देशांतर। जो लाइन्स आपकी ग्लोब में इस तरह से होती हैं वो होती हैं अक्षांश, और जो इस तरह से होती हैं वो होती हैं देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है उत्तर से दक्षिण तक जो इसका अक्षांशीय विस्तार करीब 3214 किलोमीटर तक का है। इसका मतलब क्या है गाइस, अगर हम भारत की बात करते हैं, सपोज कि हमारे पास ये भारत है, तो हम अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें यानी कि ये वाला, तो वो कितना है गाइस 3214 किलोमीटर है। और अगर हम पूरब से पश्चिम तक की बात करें तो कितना है 2933 किलोमीटर है। तो ये काम है गाइस आपको याद करने का। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है इसकी जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित जो तट रेखा है उसकी जो लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और उत्तर में चाइना, भूटान और नेपाल, सुदूर पूर्व में म्यांमार है और पूर्व में बांग्लादेश से लगती है। तो जब गई सब मैप देखते हैं ना, तो मैप में इसने क्या कहा कि यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, फिर हम उत्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे चाइना है,
तिब्बत है, यहाँ पे नेपाल है, सॉरी, और नेपाल है, फिर यहाँ भूटान, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो म्यांमार, और यहाँ पे बात करें तो बांग्लादेश। तो इन देशों से क्या है, भारत की सीमा लगती है। ठीक है, अब लिखा है पाक जल डमरू। तो गाइस ये पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। तो दोस्तों आपको ये कहाँ मिलेगा, वो कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये दोनों जो बोला है इसने ये वहाँ मिलेगा। ठीक है, अब लिखा है देश को मुख्य रूप से जो है 6 अंचलों, ठीक है, 6 अंचल कौन कौन से है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मध्यवर्ती, पूर्वोत्तर अंचल में जो है वर्गीकृत किया गया है। कितने अंचल हैं, 6। फिर लिखा है आज अगर हम बात करें तो भारत में, देखिए ये हो गया है कुछ क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं अपडेट हुआ है। ठीक है, तो जब ये आपका जम्मू कश्मीर और दादर नागर, जब एक दादर नागर हवेली और दमनदीप जब एक हो गया गाइस, और जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बन गया है, उसके बाद की ये कहानी है कि अब जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। फिर अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संरचना की बात करें अगर भारत की, तो इसमें लिखा है कि मुख्य भूमि 4 भागों यानी कि विशाल हिमालय, ऊपर की तरफ हिमालय मिलेगा। फिर आता है आपका गंगा सिंधु का मैदानी भाग आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेगिस्तानी क्षेत्र आता है, और दक्षिण प्रायद्वीप में बटा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको हिमालय मिलेगा, यहाँ गंगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र मिल जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पूरा पठार मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है हिमालय पर्वतमाला में 3 लगभग समानांतर श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जो बड़े पठारों और घाटियों से विभाजित है। ठीक है, और जिसमें से कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊ घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। ठीक है, फिर लिखा है समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंची होने के कारण इसके कुछ दर्रों से होकर ही यात्रा की जा सकती है। ठीक है, जिसमें दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व में चुंबी घाटी होते हुए क्या है मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित क्या है जेलेपला। तो गाइस जो ला लिखा है ना ये होता है पास। ठीक है, मतलब इसने कहा भारत से अगर तिब्बत की तरफ अगर आपको जाना है तो यहाँ पे लिखा है एक जेलेपला से जा सकते हैं आप, नाथुला से जा सकते हैं। फिर है कल्पा के उत्तर पूर्व में सतलज घाटी में शिपकीला ठीक है प्रमुख है। तो यहाँ पे 3 नाम दे दिए, एक जेलेपला, नाथुला और शिपकीला। ठीक है, अब लिखा है पर्वतमाला जो है आपकी वो करीब 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, जो अलग अलग स्थानों पर 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ी है। फिर लिखा है पूर्व में भारत और म्यांमार और भारत और बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी अगर आप बात करें हिमालय की, अगर हम बात करते हैं तो अगर आप पहुंचते हैं कहाँ पूर्वी साइड पे, तो वहाँ पे जो ऊंचाई है वो थोड़ा सा कम है, अपेक्षाकृत कम है, हालांकि ज़्यादा ही है। ठीक है, लगभग समूचे जो है पूर्व पश्चिम में गारो, खासी, जयंतिया, नागा पर्वतमालाएं इस श्रृंखला को उत्तर दक्षिण में मीज़ो और रखाइन पर्वतमाला के साथ जोड़ती हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आइए एक बार भारत का मैप देख लेते हैं। हालांकि इसमें वही सब है, राज्य और उनकी राजधानियाँ हैं। यहाँ पे राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानियाँ लिखें। तो गाइस ये वाला जो है आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। आई होप आप लोग को आता ही होगा। इस मैप में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र की आपकी जो राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी यहाँ लिख दी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी लिख दी है आपकी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है और गुजरात की गांधीनगर, जैसे ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग क्या लिखा है। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें लिखा है जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करी गई है। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हिमालय पर्वत श्रेणी लगभग क्या है 2500 किलोमीटर तक पश्चिम से पूर्व दिशा में जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के क्या है नंगा पर्वत। गाइस इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो है 8126 किलोमीटर से तिब्बत में नामचा बरवा यानी कि 7782 मीटर तक क्या है निर्बाध रूप से फैली हुई है। मतलब इसने क्या करा, हिमालय की लंबाई बताई है वो है 2500 किलोमीटर बताई है। यहाँ पे एक है आपका नंगा पर्वत और यहाँ पे जो है आपका उसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, सॉरी गाइस यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
तो यहाँ पे है आपके पास नंगा पर्वत और यहाँ है नामचा बरवा, ठीक है। और दोनों की आपकी हाइट बताई है। जो नंगा पर्वत है उसकी हाइट है 8126 और नामचा बरवा की है 7782, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हिमालय फैला है। अब इसने लिखा है कि पूर्व और पश्चिम के इन दो सुदूर छोरों के बीच दो हिमालयी देश यानी कि नेपाल और भूटान स्थित है। तो गाइस हम कहाँ नेपाल और भूटान है जानते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में भारत में जो है हाथियों की सबसे बड़ी जनसंख्या और विश्व की एक सींग वाले गेंडे की सबसे बड़ी जनसंख्या का वास है। यानी कि आपको अगर ब्रह्मपुत्र घाटी की बात करें तो दो चीज़, हाथी और क्या है, एक सींग वाला गेंडा। फिर लिखा है कि बंगाल की खाड़ी का विस्तार श्रीलंका के दक्षिण छोर पर स्थित, क्या लिखा है, ड्रोंडा हेड से लेकर पूर्व में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तक है, ठीक है। किसका विस्तार बताया गया, ये बताया है बंगाल की खाड़ी का विस्तार। फिर लिखा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम की ओर से और गंगा और ब्रह्मपुत्र उत्तर की ओर से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि महानदी यहाँ से स्टार्ट, सपोज कि पश्चिम से स्टार्ट होकर यहाँ गिरती है आपकी, ठीक है। और आपकी फिर उसके बाद आती है गोदावरी, कुछ इस तरह से जाती है आपकी, कृष्णा इस तरह से जाती है, कावेरी इस तरह से जाती है। और अगर हम बात करें तो आपकी ये सब पश्चिम से आ रही हैं। और जो इसने दो नदियाँ कहा है, एक इसने कहा है, सॉरी गाइस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है गाइस, उत्तर से आती हैं और ये भी उत्तर से आ रही है। तो दोनों कहाँ जाती हैं, सारी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर लिखा है रोमन काल में अरब सागर का नाम क्या था, मेर एरिथ्रियन था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपको, अरब सागर का नाम मेर एरिथ्रियन। फिर लिखा है हिंद महासागर विश्व के 3 प्रमुख महासागरों से में सबसे छोटा है, सबसे नया और क्या है, भौतिक रूप से सबसे जटिल है, ठीक है। लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग है, ठीक है गाइस। तो ये आपका काम है मैप में देखना कि ये आपको कहाँ मिलेगा। फिर लिखा है मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी भारत पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का प्रवेश मार्ग है। ये खाड़ी श्रीलंका तट के पास श्रीलंका तट के पास मिलने वाले मोतियों के लिए जानी जाती है। कौन सी गाइस, ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे ये भारत है, नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ श्रीलंका है, तो आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये मोतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है गाइस, क्योंकि पूरी लाइन देखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है पाक जलडमरू दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का जो है प्रवेश मार्ग है। किसका, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका, ठीक है। ये भी कहाँ है आपका, जैसे ये भारत है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर लिखा है भारत की तट रेखा जो है, अगर हम तट रेखा की बात करें तो वो है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। आप कुछ याद रखिएगा, अगर अप्रॉक्स याद रखनी है तो 7500 किलोमीटर कह लीजिए। और इसमें जो है आपकी 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि के और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की जो लंबाई है वो है आपकी 2094 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मुख्य भूमि और मुख्य भूमि से दूर। अगर हम बात करें तट रेखा की तो इसने जो ये वाली लाइन बताई है ना कि ये आपकी मुख्य भूमि है, ठीक है दोस्तों। और मुख्य भूमि से दूर की बात करें तो यहाँ पे जो ये लक्षद्वीप आ जाता है, अंडमान निकोबार, इसकी भी तट रेखा को इसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुख्य भूमि और उसकी इसने अलग अलग भी बता दी है और एक साथ भी बता दी है। तो ये मुख्य भूमि की है, उसके अलग ये है, और टोटल अगर हम बात करें तो ये है, ठीक है। तो इस तट रेखा पर 9 राज्य, यानी कि अब कौन कौन से 9 राज्य आते हैं गाइस, तो आप अगर ना लाइन से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप 9 राज्यों के नाम आराम से बता देंगे। जैसे यहाँ आ जाता है गुजरात, फिर यहाँ आ जाता है महाराष्ट्र, फिर आ जाता है आपका कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, फिर आता है आपका यहाँ आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, यहाँ पे आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतनी तो हो गई। देखिए यहाँ पे भी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। फिर इसके बाद क्या आता है, 4 जो है संघ शासित क्षेत्र हैं। कौन कौन से है गाइस यहाँ पे, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप आ गया, लक्षद्वीप आ गया, पुडुचेरी आ गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया। तो गाइस इन सब के जो किलोमीटर्स में है तो आप देख लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसकी जो तट रेखा है वो सबसे अधिक है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात और एक हम यहाँ देख रहे हैं गाइस, कहाँ है, उड़ीसा आपका, हाँ नहीं
सॉरी वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए सबसे ज़्यादा बस यही ये काफ़ी बड़े बड़े, तो गाइस इसमें देखिए वेस्ट बंगाल सबसे मतलब जिसकी जो तट रेखा है, मतलब जो समुद्र से ज़्यादा मिलता है, वो है आपका वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ी तट रेखा जो है वेस्ट बंगाल की है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये आपका काम है, आप एक बार देख लीजिएगा कि किसकी कितनी है तट रेखा की लंबाई, ठीक है। अब गाइस यहाँ लिखा है गारो पहाड़ियाँ जो है गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला का भाग है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा गाइस? आपको ये मिलेगा आपका मेघालय में, ठीक है। खासी पहाड़ियों पर ही विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है, यानी कि ये हो गया इंपॉर्टेंट, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम पे होती है, और ये कहाँ पे है? खासी पहाड़ी, ये कहाँ है? मेघालय में। तो चेरापूंजी तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग अवस्थित है, ठीक है। मतलब यहाँ पे है, ये सब खासी पहाड़ियों पे है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर वासित जनजातियाँ मृत सत्तात्मक संस्कृति को मानने वाली है, ठीक है। ये कुछ नया है, मृत सत्तात्मक संस्कृतियों को मानती है। इसी गारो खासी जयंतिया ये सब कहाँ है? ये आपका है मेघालय का पार्ट, और यहीं पे आपको मिलेंगी। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा? चेरापूंजी है, मौसिनराम है, मौसिनराम जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लगा है जो नागा पहाड़ी है भारत और म्यांमार सीमा पर जटिल पर्वतीय अवरोध का हिस्सा है, तथा अराकान योमा जो है पर्वत प्रणाली का उत्तरी विस्तार है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है मीज़ो पहाड़ियों को ही, तो मीज़ो पहाड़ियों को ही लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसका विस्तार मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्य में है, और ये क्या है? पटकाई पहाड़ी का हिस्सा है। तो गाइस मिज़ोरम और त्रिपुरा का है गाइस? ये आपका मिज़ोरम है, ये आपका त्रिपुरा है। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है आपका नागालैंड, ये अरुणाचल है, ये आपका नागालैंड है, फिर मणिपुर आएगा, फिर मिज़ोरम आएगा, फिर यहाँ पे त्रिपुरा है, मेघालय है, ये आपका असम है, सिक्किम है, ये आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल है गाइस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये भारत का जब आएगा तो आएगा, देखा जाएगा। फिर लिखा है अरावली श्रेणी की जो है पश्चिमी ढलानों में लूनी नदी का उद्गम स्थल है। अब अरावली का है गाइज? ये है राजस्थान में, तो जहाँ इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा राजस्थान भी देख लेते हैं। तो अरावली आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ से लूनी नदी आती है, ठीक है, यहाँ से आती है लूनी नदी। तो गाइज इस पेज में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो गाइज यहाँ पे भारत का तटीय राज्य की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो एक बार ऐसी बस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इतनी चीज़ों का। ये आपका अंडमान है, ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा अगर आपको कुछ देखना है। देखिए सबसे लास्ट में क्या पड़ता है आपका? कन्याकुमारी पड़ता है। तब गाइस चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे लिखा है गंगा और सिंधु के मैदानी भाग करीब जो है 2400 किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है। तो गंगा कहाँ से बहती गई? कुछ इस तरह से इधर जाती है, सिंधु कुछ इस तरह से इधर जाती है, ठीक है, इधर ऐसे अरब सागर में गिरती है। और गंगा कहाँ गिरती है? आपकी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। इसमें लिखा है 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं, ठीक है। फिर जो 3 विशेष नदी प्रणाली यानी कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के थालों से मिलकर बने हैं। क्या गाइस? मैदानी भाग की बात हो रही है। किस किस से मिलकर बना है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों के से मिलकर बने हैं। अब लिखा है ये मैदान नदियों की बाढ़ के साथ बहकर आई क्या कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदान में से एक है और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र है। मतलब क्या है? नदियों के संग मिट्टी आती है जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं? मैदान बन जाते हैं। मिट्टी रुक जाती है, ये इधर उधर हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है? मैदान बन जाते हैं गाइस। और ये सबसे घनी आबादी वाले हैं, ठीक है, और सबसे बड़े हैं मैदान, ठीक है। फिर लिखा है दिल्ली में यमुना और बंगाल की खाड़ी के बीच, ठीक है, करीब 1600 किलोमीटर क्षेत्र की जो है ऊंचाई में केवल 200 मीटर का ढाल है। लिखा है रेगिस्तानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया बृहत रेगिस्तान, एक हो गया लघु रेगिस्तान। फिर लिखा है बृहत रेगिस्तान जो है कच्छ के रण से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है और समूचा राजस्थान सिंध सीमावर्ती क्षेत्र इसमें क्या है? समाहित है। कहाँ से है गाइस? कच्छ का रण कहाँ है? आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से इसने कहा लूनी नदी।
फिर यहाँ लिखा है कि लघु रेगिस्तान का विस्तार क्या है, जैसलमेर, वैसे ये कहाँ है, राजस्थान में, और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक है। और बृहत और लघु रेगिस्तान के बीच जो है बंजर भूमि क्षेत्र है। हम जानते हैं राजस्थान में अधिकतर क्या है, बंजर भूमि है, जिसमें चूना पत्थर की पहाड़ियों से सटी चट्टानी भूमि शामिल है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको गाइस, यहाँ मिलेगा चूना पत्थर की पहाड़ियाँ मिलती हैं रेगिस्तान राजस्थान में आपको, ठीक है। तो गाइस इस मैप को थोड़ा सा भारत के भू आकृतिक प्रदेश, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार। फिर यहाँ लिखा है प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदान से सटा है, ठीक है, जिसमें 460 से 1220 मीटर तक अलग अलग ऊंचाई वाले पहाड़ों पर्वत श्रृंखलाएं पर्वतमालाएं शामिल है। इसमें अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है, मैकाल है, अजंता जो है पर्वतमालाएं प्रमुख हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऊपर मैदान है और इससे ही सटा हुआ क्या है, आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। तो अब इसने कुछ पहाड़ियों के नाम ले लिए यहाँ पे पठार में, ठीक है। तो गाइस इसमें तो ऐसा सच लिखा नहीं है, चलिए कोई देखिए, हाँ ये है। तो इसने किस किस का नाम बताया, देखिए अरावली है इधर, ठीक है, यहाँ पे है विंध्य है, सतपुड़ा है आपका, ठीक है, अजंता है, सतमाला पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र श्रृंखला है, बालाघाट श्रृंखला है, यहाँ पे ग्वालीगढ़ पहाड़ी है आपकी, फिर है रामगढ़ पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी है आपकी, हजारीबाग पठार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों मेघालय में मिलेंगी आपको। मीज़ो हिल है, नागा हिल है, फिर है मिश्मी पहाड़ी है, डफला पहाड़ी है, ये हिमाचल की जो श्रृंखला है वो है। फिर है गिर की पहाड़ी भी है यहाँ पे, टोडा बेटा आपको नीचे साउथ में भी एक बार देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो साउथ में कौन कौन सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपकी, यहाँ है नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई है, तो नीलगिरी पर आपका टोडा बेटा है, शेवरॉय पहाड़ी है, कांडमम पहाड़ी है आपकी, ठीक है, फिर है जवादी पहाड़ी है और नल्लामलाई। तो गाइस ये तो बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, आप इसे अपनी एटलस में देखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो एक बार हिमालय की भी हम देख लेते हैं। हिमालय में देखिए गाइस यहाँ पे क्या क्या है, ये जो है वो याद रखिएगा कि पहले क्या आता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। तो यानी कि काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजाल है, शिवालिक है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कैलाश पर्वत है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चोटियों की बात करिए तो इसमें लिखा है कामेत पर्वत है, यहाँ पे है नंदा देवी है, यहाँ पे एवरेस्ट है, और आपका नेपाल और क्या है सिक्किम के बॉर्डर पे आपको क्या मिलेगा, कंचनजंगा मिलेगी, ठीक है। फिर आपकी थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ और हैं, तो वो है आपकी, देखिए यहाँ पे डफला पहाड़ी लिखी है, मिश्मी पहाड़ लिखी है, ये है नामचा बरवा लिखी है आपकी, पटकाई पहाड़ी लिखी है, फिर नागा पर्वत लिखा है, गारो खासी जयंतिया लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये काम है आपका। हाँ एक और याद रखते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें मिलती है। एक यहाँ से काराकोरम जाती है इस घाट से, जो है इसको बोलते हैं पामीर घाट, ठीक है। तो ये पामीर घाट से 3, एक तो है कुनलुन पर्वत जाता है, यहाँ से हिंदुकुश जाता है गाइस, यहाँ से काराकोरम जाते हैं। तो ये घाट भी जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदान से सटा है, जिसमें 460 से 1220 मीटर तक अलग अलग ऊंचाई वाले पहाड़ और पर्वतमालाएं शामिल है। इसमें अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है, मेकाले है, अजंता पर्वतमालाएं प्रमुख हैं। प्रायद्वीप के एक तरफ जो है पूर्वी घाट स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 610 मीटर, और दूसरी तरफ क्या है पश्चिमी घाट, और इसकी ऊंचाई है 915 से लेकर 1220 मीटर है, जो कुछ स्थानों पर 2440 मीटर तक भी है, ठीक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच बृहद जो है तटवर्ती क्षेत्र है। आइए एक बार थोड़ा सा ये भी देख लें। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये है आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो इसने कहा यहाँ पे इसके, और जो ये अरब सागर है ना गाइस यहाँ पे, तो अरब सागर के बीच जो है संकरी पट्टी है, मतलब यहाँ से ये क्या है पतला है, ठीक है, ये तट। और लेकिन अगर हम पूर्व की बात करें और यहाँ पे है आपका बंगाल की खाड़ी, इसके बीच का जो तट है ना गाइस, ये वृहत है, यानी कि चौड़ा है, ठीक है। तो बस इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यह उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे है सिंधु और गंगा का मैदान है, ये आपका पूर्वोत्तर हिमालय है गाइज, यहाँ पे ये मरुस्थलीय क्षेत्र है ये वाला, और ये मध्य उच्च भूमि है आपकी, जिसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान थोड़ा सा आ जाता है ये सारा, और उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पे जो है पठारी भाग आ जाता है, ठीक है। ये पूर्वी तटवर्ती मैदान है, ये आपका पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा है, 1 2 3 4 कुछ लिखा है गाइस यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ लिखा है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है, फिर उत्तरी भारत का मैदान है, फिर जो है भारतीय मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह है। तो गाइस ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? भारत के भू आकृतिक प्रदेश की अगर बात करें तो ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो गाइस ये टोटल 6 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये पेज हमने इतना पढ़ लिया। यहाँ पे लिखा है पठार का दक्षिणी बिंदु यानी कि नीलगिरी पर्वतमाला से निर्मित है। ठीक है, फिर जहाँ पूर्वी और देखिए नीलगिरी पर्वतमाला है सबसे दक्षिण में, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आपकी नीलगिरी पर्वतमाला है तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। ठीक है, इसके परे क्या है? कार्डमम हिल है। हमने नीचे ही देखा था कि यहाँ पे कहीं थी कार्डमम हिल, और जिसे पश्चिमी घाट का क्या है? विस्तार माना जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगी कार्डमम हिल। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे लिखा है नदी प्रणालियाँ। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। भारत की नदी प्रणालियों को 4 समूहों, एक तो हो गई हिमालय की नदी हो गई, दक्षिणी नदी हो गई, तटवर्ती नदियां हो गई, अंतर्देशीय क्या बरसाती नदियों में वर्गीकृत किया गया। 4 टाइप में वर्गीकृत किया गया। हिमालयी नदी बर्फ और हिमनदों के पिघलने से बनती है और इसलिए ये वर्ष भर जो है निरंतर बहती रहती है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती रहती है वो पूरे साल पिघलती रहती है और नदी जो है बहती रहती है। फिर लिखा है मानसून के महीने में हिमालयी क्षेत्र में तेज वर्षा होती है, जिससे क्या होता है? नदियों में उफान, यानी कि उफान और बार बार क्या होती है? बाढ़ आती है, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं गाइस। फिर लिखा है दूसरी तरफ क्या है? दक्षिण नदियां जो है वर्षा पर निर्भर होती हैं, अतः इसका आकार क्या है? घटता बढ़ता रहता है। इसमें से कई नदियां जो है बारहमासी नहीं होती। इसका मतलब ये वर्षा हो रही है तो नदी बह रही है, अदरवाइज नहीं बह रही है, तो बारहमासी नहीं है। मतलब बारहमासी 12 महीने वाली तो नहीं है। तो तटवर्ती नदियां, विशेषकर पश्चिमी तटवर्ती नदियों की जो लंबाई अधिक नहीं है और इसके जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? सीमित है। इसमें से अधिकतर जो क्या है? बारहमासी नहीं है। यानी कि जो इसने कहा पश्चिमी साइड पे जो नदियां हैं नीचे, वो तो आपका इसका जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो पूर्वी साइड पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में उसकी लंबाई ज़्यादा है गाइस। अब लिखा है अंतर्देशीय बरसाती नदियाँ जो है पश्चिमी राजस्थान थाले से संबद्ध है और जो गिनी चुनी और क्या है? अलग थलग है। इसमें से ज़्यादातर थोड़े दिन ही बहती हैं। फिर लिखा है मुख्य हिमालयी नदी प्रणालियाँ जो है सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली का हिस्सा है। कौन सी? हिमालयी नदियाँ। किस किस का हिस्सा है गाइस? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना का। तो गाइस ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना कुछ इस तरह से है कि यहाँ से गंगा बह रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र बह रही है, आगे जाके मेघना में बदल गई और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब लिखा है सिंधु नदी विश्व की क्या है? विश्व की बड़ी नदियों में से एक है सिंधु, जिसका उद्गम कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है गाइस? तिब्बत में, मानसरोवर के निकट है। और ये पहले भारत और उसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए कराची के निकट क्या होता है? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से तिब्बत से बहती हुई आती है, फिर इंडिया में, ये जो आपका है इंडिया में, फिर यहाँ से पाकिस्तान के बाद अरब सागर में आके गिर जाती है। ठीक है, फिर लिखा है भारतीय भूभाग में बहने वाली जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी में क्या है? सतलज है, जो तिब्बत से निकलती है। व्यास, रावी, चिनाब, झेलम शामिल है। ठीक है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये तीनों शामिल है, ये सारी शामिल है। अब लिखा है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है जिसके प्रमुख उपथलों में भागीरथी और अलकनंदा के थाले शामिल हैं। ठीक है, ये 2 नदियां क्या है? देवप्रयाग में, देखिए भागीरथी और अलकनंदा जो है दोनों नदियां जो है देवप्रयाग में आकर गंगा बन जाती हैं। ठीक है, इसके बाद सपोज कि एक आ रही है आपकी भागीरथी, ऊपर से एक आ रही है अलकनंदा, दोनों क्या है? देवप्रयाग में मिलती हैं, उसके बाद उसे हम गंगा कहने लगते हैं। ठीक है, गंगा बन जाती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड कहाँ कहाँ बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ होती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में या बांग्लादेश में घुस जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब लिखा है भागीरथी अतीत की मुख्य नदी मार्ग राजमहल पर्वतमाला के नीचे से निकलती है, जबकि पद्मा पूर्व की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे गाइस, इसको थोड़ा सा समझें तो कुछ ये ऐसा है कि गंगा नदी ऐसे करके बह रही है, फिर यहाँ से क्या होता है कि भागीरथी जो है आपकी क्या होती है? राजमहल पर्वत से नीचे से निकलती है। ठीक है, मुख्य नदी मार्ग राजमहल पर्वतमाला के नीचे से, जबकि पद्मा जो है पूर्व की ओर बढ़ते हुए जो है बांग्लादेश में आगे जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं गाइस? यमुना है, राम गंगा है, घाघरा है, आपकी गंडक है, कोसी, महानदा या महानदी, और यहाँ पे महानदा, ठीक है महानंदा सॉरी, और सोन शामिल है। ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? गंगा की।
तो दोस्तों यहाँ लिखा है चंबल और बेतवा जो है इसकी उप सहायक नदियाँ हैं गंगा की, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये सहायक नदी तो है लेकिन किसकी है, यमुना की। तो जो यमुना के गंगा में मिलने से पहले यमुना में समा जाती है, मतलब चंबल और बेतवा यमुना में मिलती है और यमुना जाके कहाँ है, गंगा में मिल जाती है, इसलिए इसको उप सहायक नदी बोला, ठीक है। अब लिखा है पद्मा और ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा व गंगा या गंगा के रूप में निरंतर बहती है। यानी कि जो गंगा है, गंगा को जब हम बांग्लादेश में पहुँचती है तो उसे बोलते हैं पद्मा, और ये जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। अब लिखा है कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत से प्रारंभ होती है, जहाँ इसे क्या बोलते हैं सांगपो। मतलब जब तिब्बत में बह रही होती है तो इसे सांगपो के रूप में जाना जाता है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने तक ये क्या है, दिहांग के नाम से एक लंबा मार्ग तय करती है। यानी कि तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो जाता है नाम, और उसके बाद आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है यहाँ लिखा है पासीघाट के निकट जो है दिबांग और लोहित नदियाँ क्या है, ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, और ये संयुक्त नदी जो है असम घाटी में बहती है। फिर है दुबरी से निचली धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और भारत में बांग्लादेश की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है गाइस, सॉरी, भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सुबनसिरी, झिया भरेली, धनसिरी, पुथिमारी, पगलाडिया और फिर है मानस, ये सारी हैं, ठीक है गाइस, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर लिखा है बांग्लादेश में तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और वह अंततः गंगा में समाहित हो जाती है। कौन सी, तिस्ता नदी कहाँ से आती है गाइस, ये ऊपर से आती है, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है मेघना की मुख्य धारा के रूप में बराक नदी जो है मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र से शुरू होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी तिस्ता नदी भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में क्या है, मक्कू, तरांग, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, कटाखल, धालेश्वरी, फिर लांगचीनी, मदुआ और जतिंगा शामिल है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि बराक बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने के स्थान पर जारी रहती है। दक्षिणी क्षेत्र में सामान्यतः पूर्व दिशा में बहने वाली अधिकतर बड़ी नदियां जो है प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लिखा है पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में कौन कौन सी गाइस, मतलब जो अगर भारत तो यहाँ पश्चिम से बह रही है और पूर्व में जाके गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। फिर लिखा है नर्मदा और ताप्ती, जो नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली, मतलब कुछ ऐसा कि नर्मदा इधर से इधर गिरेंगी और ताप्ती भी इधर से इधर गिरेगी, ठीक है। दक्षिणी प्रायद्वीप में क्या है, गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, ठीक है, जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है। कौन करता है, दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी 10% क्षेत्र को। इसके बाद कृष्णा नदी घाटी का स्थान है, और इस क्षेत्र में महानदी एक अन्य बड़ी नदी है, ठीक है। तो कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। फिर लिखा है इस क्षेत्र में अनेक तटवर्ती नदियां हैं जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। तो इन नदियों में गिनी चुनी ऐसी हैं जो पूर्व तट के डेल्टा के निकट सागर में गिरती हैं, जबकि 600 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं, ठीक है। फिर राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं जाती हैं, वो जो है सॉल्ट लेक यानी कि लवण झील में गिरती है और रेत में जो है लुप्त हो जाती है, मतलब समुद्र तक नहीं पहुँचती। फिर लिखा है इसके अलावा कुछ रेगिस्तानी नदियाँ जो कुछ दूर तक बहती हैं और रेगिस्तान में ही गायब हो जाती हैं, यानी कि लुप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी, लूनी, माछू, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्गर, ठीक है। फिर लिखा है समूचे देश को 20 नदी घाटी नदी थाला समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 12 जो है बड़े थाले हैं और जो है 8 संयुक्त नदी थाले हैं, ठीक है। आइए 12 जो बड़े थाले हैं उसका नाम देखते हैं। तो सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना है, और फिर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरणी, फिर लिखा है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे नदियों का हिसाब किताब हो जाता है खत्म। अब हम बात करेंगे जलवायु और ऋतुएं, ठीक है। जलवायु और ऋतुओं की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय बरसाती कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय बरसाती, भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने 4 आधिकारिक जो है ऋतु जो है निर्दिष्ट की है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं, शीत ऋतु जो कि दिसंबर से अप्रैल के प्रारंभ तक होती है, शीत ऋतु,
ठंड वाला जो मौसम होता है गाइस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, शीत ऋतु, ये हमने पढ़ ली। आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब गाइस हम अभी पढ़ते हैं, रुकिए पहले कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो शीत ऋतु के बाद में आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वर्ष के सबसे ठंडे महीने क्या दिसंबर और जनवरी होते हैं, जब उत्तर पश्चिम में औसत तापमान कितना करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 50 से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है ग्रीष्म या मानसून पूर्व ऋतु जो अप्रैल से कब तक होती है, जून तक होती है उत्तर पश्चिमी भारत में, अप्रैल से जुलाई तक, ठीक है। फिर लिखा है मानसून या वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, और इस मौसम में क्या होता है, आर्द्र दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून छाया रहता है, ठीक है, जो मई के अंत और जून के प्रारंभ में क्या होता है, शुरू होता है और धीरे धीरे क्या पूरे देश में क्या है, फैल जाता है। फिर लिखा है मानसून परवर्ती ऋतु अक्टूबर से दिसंबर तक, और उत्तर पश्चिम भारत में अक्टूबर से नवंबर आमतौर पर क्या होता है, वर्षा रहित होते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है हिमालयी राज्यों के अधिक समशीतोष्ण होने के कारण यहाँ 2 अतिरिक्त ऋतुएं होती हैं, एक होती है पतझड़ और दूसरी होती है बसंत। फिर आगे लिखा है परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिसमें प्रत्येक की अवधि कितनी है, करीब 2 महीने हैं, और वो कौन कौन सी है, एक है वसंत, फिर है ग्रीष्म, वर्षा, पूर्व पतझड़ यानी कि शरद, उत्तर पतझड़ यानी कि हेमंत, और शीत यानी कि शिशिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है ये 12 महीनों को, अब लिखा यह 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटने के ज्योतिषीय वर्गीकरण पर आधारित है। प्राचीन हिंदू कैलेंडर भी इन ऋतुओं को इनके महीनों के क्रम में रखता है। भारत की जलवायु 2 मौसमी हवाओं से प्रभावित होती है, कौन कौन सी हैं, एक है उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए उत्तर पूर्वी में ऐसा आता है गाइस, उत्तर पूरब जैसे ये है तो हवाएं कुछ उत्तर पूरब से चलती है, और दक्षिण पश्चिम में क्या होता है गाइस, हवाएं कुछ दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है भारत की जलवायु 2 मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है, तो हमने दोनों देख लिए। अब लिखा है उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीतकालीन मानसून कहा जाता है, जिसमें हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि ये आपका भारत है दोस्तों, तो क्या होता है कि पहले तो जब मानसून लौट रहा होता है ना, तो कुछ ये सपोज आपका भारत है, तो ये कुछ इस तरह से लौटता हुआ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है और फिर इस तरह से कुछ जाता है, तो ये क्या है, ज़मीन से समुद्र की ओर। बट अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम की, तो ये समुद्र से होता हुआ गाइस कहाँ जाता है, आपका ज़मीन की ओर, ठीक है। वही लिखा है जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून है, जिसमें हवाएं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए ज़मीन की ओर जाती हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा ये है, तो एक हो गया अरब सागर से या हिंद महासागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से होते हुए कहाँ जा रही है, ज़मीन की तरफ जा रही हैं। फिर लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा के दौरान देश में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो गाइस जो अभी पेजेस हमने पीछे छोड़े हैं ना, इसको हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, कुछ ये सारी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम वापस से वही पेजेस करेंगे, तो स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वनस्पति की तो बात, ठीक है, वनस्पति पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसमें लिखा है भारत वनस्पति की दृष्टि से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पादप विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना 10वां और एशिया में 4था स्थान है। कोलकाता स्थित भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण यानी कि BSI के अनुसार अभी तक करीब 70% क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों में क्या होता है, 46,000 पादप प्रजातियाँ पाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब अपडेटेड है, इस कुछ भी पुराना नहीं है, ठीक है। यह क्या है, उत्कृष्ट वनस्पतियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं यहाँ, और भारत को 8 विशिष्ट वनस्पति क्षेत्र में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, फिर असम आता है, सिंधु का मैदान आता है, गंगा का मैदान आता है, दक्षिणी क्षेत्र आता है, मालाबार और अंडमान क्षेत्र आता है। अब लिखा है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला हुआ है। इसके उष्ण अंचल के जंगलों में चीड़, देवदार, अन्य शंकु वृक्ष और चौड़ी पत्ती वाले उष्ण वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इससे ऊपर के क्षेत्रों में क्या है, देवदार, नीले चीड़, सनोवर वृक्ष, श्वेत देवदार के जंगल हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है सिक्किम से पूर्व की ओर फैला है, और दार्जिलिंग क्या लिखा है, किरसियांग
आसपास के क्षेत्र को अपने में समेटे हुए है और इस उष्ण अंचल में ओक, लॉरेंस, मेपल्स, बुरुंस, भोज वृक्ष के जंगल है। कई शंकुधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष और छोटी बेंत भी यहाँ होती है। ठीक है, असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी और सुरमा घाटी शामिल है। यहाँ आमतौर पर मोटे बांस के गुच्छे और लंबी घास वाले सदाबहार वन हैं। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल है और ये एक शुष्क और उष्ण क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसमें भारतीय मानसून है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा गाइस। यहाँ पे एक बार आप ये मैप खुद से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस मैप को आप देख लीजिएगा, हालांकि ज्योग्राफी में आपने ये सारा पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है गाइस, ये सारे मैप हम करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ लिखा है गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता है, जहाँ गेहूं, गन्ना और चावल की खेती होती है। इस भूभाग में केवल छोटे से क्षेत्र में विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप के समूची समतल भूमि समाहित है। इस क्षेत्र में झाड़ीदार जंगलों से लेकर मिश्रित पतझड़ी जंगल की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। मालाबार क्षेत्र में फिर लिखा है कि मालाबार क्षेत्र में अत्यधिक आर्द्र पर्वतीय प्रदेश शामिल हैं जो प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर हैं। जंगली वनस्पतियों की दृष्टि से समृद्ध होने के अलावा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें जैसे कि नारियल हो गया। तो इस मालाबार क्षेत्र कौन सा है, जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ केरला है और यहाँ पे है मालाबार क्षेत्र। ठीक है, तो इस जंगली वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध होने के अलावा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या है, वाणिज्यिक फसलें जैसे कि नारियल है, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू की खेती की जाती है। अंडमान क्षेत्र में प्रचुर सदाबहार और मैंग्रोव और तटवर्ती बरसाती जंगल हैं। ठीक है, अब गाइस एक और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भारत के जीव संसाधन। तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा जैव विविधता वाले देशों में एक है, जहां अद्वितीय जैव भौगोलिक स्थलों, जलवायु संबंधी विविधताओं और गहरे समुद्र से लेकर हिमालय के उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं के पारिस्थितिकी तंत्र की विस्तृत व्यू रचना है। लिखा है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था यानी कि ZSI, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। फिर लिखा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने देश में 1,02,161 प्रजातियों का क्या है दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें संधिपाद प्राणियों की संख्या सबसे ज़्यादा यानी कि 76,461 है और वैश्विक प्राणी विविधता में भारत की जो भागीदारी है वो 6.52% है, जबकि स्थानिकता करीब जो है 28% है। अब लिखा है विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत 2 प्रमुख भू क्षेत्रों यानी कि प्लेयार्कटिक और इंडो-मलायन का प्रतिनिधित्व करता है और 3 बायोम्स अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, पर्णपाती वन, गर्म रेगिस्तान, आर्द्र रेगिस्तान भूप्रदेश जो है प्रादेशिक वाला क्षेत्र है। भारतीय भूभाग को 10 जैव विविध भौगोलिक क्षेत्रों में जो है वर्गीकृत किया है। यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर अवधारणा के तहत भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है नामित है, जिसमें से सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे ज़्यादा यानी कि 2626 प्रजातियां हैं, जबकि ग्रेट निकोबार में 2079 प्रजातियां हैं, नीलगिरी में 1875 प्रजातियां हैं, मन्नार की खाड़ी में 1086 प्रजातियां हैं और मानस में ये कहाँ है, असम में है गाइस, तो मानस में 846 प्रजातियां हैं, पंचमढ़ी में 795 प्रजातियां हैं। फिर है अचानकमा अमरकंटक, इसमें कितनी हैं 649 प्रजातियां हैं, शिमलीपाल में 539 प्रजातियां हैं, नंदा देवी में 427 प्रजातियां हैं, फिर नौकरेक में 262 प्रजातियां क्या है बताई गई हैं। दुनिया में चिन्हित किए गए 35 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से हिमालय श्रृंखला, भारत वर्मा क्या है, सुंडालैंड, पश्चिमी घाटों श्रीलंका को उच्च स्तरीय स्थानिकता के साथ साझा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम वापस से पिछले पेजेस पे जाते हैं जो हमने छोड़ दिए, उसके बाद हम करेंगे जनसांख्यिकी की पृष्ठभूमि। ठीक है, इसको यहीं पे रोकते हैं और उसके बाद हम क्या, तो गाइस पहले अब चलिए वापस से पीछे चलते हैं हम लोग, जो हम छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ छोड़ दिया है हमने। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया था। आज अभी ये देखते हैं भारत राजनीतिक।
तो दोस्तों देखिए, अभी तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर हम इस मैप की बात करें तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। आई होप आप लोग को बहुत छोटा सा नहीं दिख रहा होगा, आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, जैसे जो छोटे छोटे हैं वो सारे उन्होंने जो राज्य हैं उनकी जो राजधानी है वो बता दिया, और यहाँ इसने ये बता दिया जो इसकी भारत की अवस्थिति है 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यानी कि कितने किलोमीटर है वो बता दिया इसने। यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर है ये बता दिया, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ है भारत के इधर है पाकिस्तान, फिर है इधर अफगानिस्तान है, इधर आपका चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका म्यांमार है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे जो है आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो ये आपका श्रीलंका है। और थोड़ा बहुत तो गाइस आपको खुद ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे अरब सागर है आपका, यहाँ पे ये अरब सागर है आपका, बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हिंद महासागर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सबसे इधर जो है आपका लिखा है गौरमोता, ठीक है, गौरमोता जो सबसे पश्चिम में है। यहाँ पे सबसे नीचे है आपका कन्याकुमारी, ऊपर जो है यहाँ इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, और यहाँ पे है किबियू, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिए, उत्तर पश्चिम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं यहाँ अंडमान है, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ दादर नागर दमन दीव है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो गाइस बहुत ही अच्छे से आप क्या करिए, अपना जो एटलस है उसको देखिए। बाकी यहाँ हम बात करते हैं भारत राजनीतिक। यहाँ लिखा है भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 2.4% है। विश्व में टोटल का कितना है 2.4% है। फिर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में जो है 7वां स्थान है रखता है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान। तो क्या कौन कौन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रशिया का, फिर आता है कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर आता है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, के बाद भारत आता है। यानी आप कुछ ऐसे देखिए, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे आता है आपका यूरोप, यहाँ आता है आपका यहाँ आता है आपका रशिया, फिर नीचे चीन, यहाँ भारत आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो आपको याद कैसे करना है, तो दोस्तों कैसे याद होगा ये, यहाँ लिखिए 1, फिर यहाँ लिखिए 2, और यहीं पे आता है आपका 3 यानी कि कनाडा, फिर आपका आता है यूएसए, यहाँ आ जाता है 3, और यहाँ जाता है 4, ठीक है। फिर आपका यहाँ ब्राज़ील है 5, और यहाँ है 6 ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है भारत। फिर लिखा है भारत जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे है चीन। तो यहाँ विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो पड़ोसी देशों तथा उनकी सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये अगर मैं चलिए पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि आप ज्योग्राफी में सब पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य जो है टच करते हैं, तो जम्मू कश्मीर हो गया राज्य, या फिर आपके यूनियन टेरिटरी सब है। तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान। चलिए कैसे देखें, हम यहाँ से ना देख के हम यहाँ से देखते हैं। तो पाकिस्तान को गाइस क्या क्या टच करता है देखिए, तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर यहाँ आ जाता है पंजाब, यहाँ आ जाता है राजस्थान, यहाँ आ जाता है गुजरात, ठीक है। तो आई होप यही लिखा होगा, देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। सॉरी थोड़ा सा ऊपर जो है पीओके वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, मतलब यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो हम उसे पीओके ही बोलेंगे, और ये टच करता है, मतलब अगर हम देखें तो ये लद्दाख वाला पार्ट है, कुछ इस तरह है। तो ये भी आपका क्या है, पाकिस्तान से टच होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ दे रखा है चीन। तो चीन में गाइस आपका काम है, आप मैप खोल के बैठिए, ठीक है, या इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप देखते रहिए, ठीक है। इससे तो वैसे काम चलेगा नहीं, आप अपना मैप खोलिए और देखिए। यहाँ पे लिखा है चीन से कौन कौन से टच होते हैं। यहाँ पे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है यानी कि एचपी, फिर उत्तराखंड है आपका, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे नेपाल की, तो गाइस नेपाल में क्या क्या है, इधर आपका उत्तराखंड है, यहाँ आपका है उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार आ जाता है, इधर से आपका सिक्किम आ जाता है, और यहाँ से छोटा सा वेस्ट बंगाल भी है दोस्तों, देखिए सिक्किम नेपाल में। तो नेपाल में देखिए पश्चिम बंगाल भी है। तो लोग पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गाइस ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम भूटान की बात करें तो वेस्ट बंगाल भी आता है, सिक्किम, अरुणाचल और क्या है असम आता है। देखिए भूटान की अगर बात करें तो यहाँ से छोटा सा सिक्किम आता है आपका, फिर यहाँ से आपका आता है वेस्ट बंगाल, फिर आ जाता है ये असम, और यहाँ आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है आपका अफगानिस्तान है। तो गाइस अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ लद्दाख मिलता है, ठीक है। अब लिखा है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसका हमने ये सब देख लिया, विस्तार कहाँ कहाँ कितना है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है 12 समुद्री मील है, ठीक है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र यानी कि जैसे ये तट है, यहाँ से लेकर ये 12 नॉटिकल माइल यानी कि 12, जो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 12
समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल माइल है। फिर लिखा है माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो गाइस ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलेगा। फिर लिखा है भारत की तटरेखा हमने पढ़ ली है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि तटरेखा कितनी है, मुख्य भूमि पे कितनी है, और जो द्वीपों को मिला के टोटल जो है इतनी बन जाती है। फिर लिखा है राम सेतु, गाइस ये है राम सेतु। अब तो राम सेतु भारत के क्या है, पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोटि से जो है प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर क्या है, एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। तो गाइस आपको कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, हमने बहुत बार पढ़ी, चलिए इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो यहाँ लिखा है, देखिए पाक जल डमरू लिखा है और मन्नार की खाड़ी लिखा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब और क्या क्या यहाँ पे कहानी लिखी है दोस्तों, चलो ये भी देख लेते हैं। लिखा है भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार, गाइस हम पढ़ चुके हैं, कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब लिखा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भी पढ़ चुके हैं, पूर्व से पश्चिम भी पढ़ चुके हैं। गुजरात से अरुणाचल तक के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका गुजरात आता है और यहाँ से कुछ आपका जो है अरुणाचल प्रदेश आता है, यहाँ और यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में जो है टोटल कितने, 2 घंटे कितने का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर हम गुजरात और अरुणाचल की इधर बात करते हैं तो यहाँ पे सपोज अगर 6 बज रहे हैं तो गाइस यहाँ पे अभी 6 बजे ही नहीं है, यहाँ पे अभी क्या बज रहे हैं, 4 ही बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी क्या हो रही है, रात ही हो रही है। अगर सुबह यहाँ पे अगर 6 AM हो गए हैं तो गाइस वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अभी 4 AM, मतलब 2 घंटे का अंतर है। हालांकि 6 ही होता है पूरे भारत में, ठीक है। अब लिखा है अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। यानी कि कुछ ऐसा, अब पूरे देश में 2 टाइम तो नहीं हो सकता, एक ही टाइम होगा। तो ये कुछ इस तरह से जो अरुणाचल है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक लाइन खींची है जो है 82 डिग्री 30 मिनट पे है, जिसको क्या है भारत का क्या माना गया है, मानक यामोत्तर माना गया है, ठीक है। मतलब इस पे जो भी टाइम हो रहा होता है ये हम पूरे भारत में वही टाइम मान रहे होते हैं। तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा इलाहाबाद वर्तमान जो है प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से, नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ है ये, प्रयागराज के पास। भारत का समय जो है ग्रीनविच समय से कितना 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, एक लाइन लंदन में खींची हुई है तो वो 0 है, और यहाँ से जो भारत की ये वाली है 82 डिग्री 30 मिनट वाली, तो यहाँ के बीच का जो समय है ना गाइस वो है आपका 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। इतना आगे है, ठीक है। फिर लिखा है भारत की तटरेखा का कुल जो है 9 राज्य, तटरेखा पर कितने राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं गाइस। आइए चलो देखते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो गाइस गिनते हैं हम लोग। तो 1 हो गया गुजरात, 2 हो गया महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और गोवा, मतलब 1, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा 3rd, 4th कर्नाटका, 5th केरला, 6th हमारा है तमिलनाडु, 7th है आंध्र प्रदेश, 8th है आपका उड़ीसा और 9th है आपका वेस्ट बंगाल। तो ऐसे याद रखेंगे तो गाइस हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर लिखा श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है, और यहाँ भारत का उपग्रह जो है प्रक्षेपण केंद्र यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो गाइस ये कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश के पास है। आइए देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ नहीं है, बट गाइस ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बैरन द्वीप, ये कहाँ है गाइस, अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व, गाइस उत्तर पूर्व में स्थित है यहाँ कहीं, ठीक है। चलिए तो ये पेज हो गया हमारा समाप्त, इसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, आइए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। तो गाइस ये सब भी आप पढ़ेंगे क्योंकि ये अपडेट हिमालयी नदियाँ, ठीक है। तो इसमें गाइस कौन कौन सी है, कोसी मेची नदी जोड़ है आपका, कोसी घाघरा जोड़ है आपका, गंडक गंगक जोड़ है, फिर है घाघरा यमुना, शारदा यमुना, यमुना राजस्थान जोड़, राजस्थान साबरमती, चुनार सोन बैराज, फिर है सोन बांध गंगा की दक्षिणी सहायिकाओं का जोड़, मानस संकोश तिस्ता गंगा, फिर है जोगी धोपा तिस्ता फरक्का जोड़, फिर है फरक्का सुंदरवन जोड़, गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा जोड़ और स्वर्ण रेखा महानदी जोड़, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नदी जोड़ परियोजना, ओके गाइस हो गई। तो यहाँ पे और भी हैं आपकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए महानदी गोदावरी है आपका, इंचामपल्ली नागार्जुन सागर है, इंचामपल्ली पुली चिंताला जोड़ है, पोलवरम विजयवाड़ा है, अलमट्टी पेन्नार है, श्री सेलम पेन्नार, नागार्जुन सोमशिला है, सोमशिला
ग्रैंड एनिकट है आपका, कट्टालाई, बेगई, गुंडार जोड़ है, फिर है केन बेतवा, जो है पार्वती, काली, सिंध, चंबल, पार, तापी, दमन, गंगा, पिंजर जोड़ है आपका, बेती, वर्धा जोड़, नेत्रावती, हेमावती जोड़, पंबा, अचन कोविल जोड़ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या छोड़ा है यहाँ, भारत प्राकृतिक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा, इसमें लिखा है भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे नई, ठीक है, वो है आपका शिवालिक। तो एक बार गाइस यहाँ पे मैप देखते हैं इसमें क्या क्या कहानी लिखी है। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे है पामीर घाट, यहाँ से हिंदुकुश निकलती है, यहाँ से कुंडलुन निकलता है, यहाँ से काराकोरम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आता है शिवालिक, यहाँ पे है कैलाश श्रेणी है, यहाँ तिब्बत यानी कि चीन है, ठीक है। यहाँ आपका आ जाता है उत्तरी मैदान या भारतीय महामरुस्थल आ जाता है, अरावली श्रेणी आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका है मालाबार पठार आ जाता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विंध्य है, यहाँ से विंध्य, और यहाँ है सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा, और यहाँ लिखा है महादेवी पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ी है, दक्कन पठार है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे गाइस देखिए छोटा नागपुर का पठार है, गारो खासी जयंतिया, बंगाल की खाड़ी, महेंद्रगिरी है गाइस यहाँ पे। ये आपका है पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है, यहाँ पे है पश्चिमी तट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अन्नामलाई, नाईमुडी, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है गाइस, ये वाला पूरा। चलिए अब देखते हैं क्या लिखी है कहानी। यहाँ लिखा है भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित क्या है, कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी किसके मध्य है, आपकी बृहद हिमालय और पीर पंजाल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे गैस, ये है आपकी नेपाल में, ठीक है। फिर आते हैं आगे, अरावली पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है क्या, अरावली। फिर है पालनपुर, गुजरात से लेकर जो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक विस्तृत, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, पालनपुर, गुजरात से कहाँ जाती है, दिल्ली तक। फिर लिखा है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। सर्वोच्च चोटी माउंट आबू जो है स्थित गुरु शिखर, ये है कितनी 1722 मीटर है। आयु इसकी कितनी है, ये है आपकी, और मतलब 600 से 570 जो है मिलियन वर्ष। तो ये लिखा है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, किसका, अवशिष्ट पर्वत का। चलिए फिर लिखा है नीलगिरी पहाड़ी की बात है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से मिली, मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे है आपका कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु, इन सबसे मिलके इन सबके बीच में, ठीक है, नीलगिरी। तो इसमें लिखा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला स्थल है। सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, टोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या कहानी लिखी है ये भी देख लें थोड़ा सा। अच्छा इसमें इसमें क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, ओके। इसमें है लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, काराकोरम है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है गाइस, सर्वोच्च, बृहद और बृहद हिमालय, ठीक है। जो बृहद हिमालय आता है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय लिख दिया, यहाँ बृहद हिमालय, और इस पे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है गाइस, ठीक है। हिमाद्री आंतरिक हिमालय आता है फिर, ठीक है। तो इसमें लिखा है यहाँ पे क्या है आपकी बीच में कश्मीर घाटी है। फिर यहाँ लिखा है गाइस लघु निम्न हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे है धौलाधर, पीर पंजाल श्रेणी, शिमला है, मसूरी है, काठमांडू घाटी है, ठीक है। उसके नीचे हम आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ लिखा है बृहद शिवालिक श्रेणी है। यहाँ पे वह है और शिवालिक श्रेणी है, मतलब ये लाइन से बता रखा है कि पहले क्या है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद है, आंतरिक है, फिर आपकी शिवालिक श्रेणी है, ऐसा कुछ बता रखा है। तो जो शिवालिक श्रेणी है गाइस उसमें है दून, देहरादून है, दफला, मिरी, अबोर, फिर है चुरियाबरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है आपका भांवर या फिर तराई प्रदेश है, ठीक है। तराई गाइस हम देखते हैं ना वो वाला एरिया है जहाँ पे अब आप देखते हैं मैदानी भाग बहुत ही उपजाऊ है। अब लिखा भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब K2 भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, काराकोरम श्रेणी पे। बट गाइस देखा जाए तो ये कहाँ पे है, अभी जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वत शिखर एवं देश माउंट एवरेस्ट, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन जो K2 है वो भारत में है, 8611 है। फिर आता है कंचनजंगा, भारत यानी कि नेपाल में है। फिर है मकालू आता है जो कि नेपाल में है, ठीक है। तो इनकी आप हाइट देख लीजिएगा, जो आपकी कंचनजंगा है उसकी 8598 है। उसके बाद आता है 8463 यानी कि मकालू की,
चलिए दोस्तों, तो ये पेज भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मानसून है गाइज, ये वाला पेज हमने दिखा दिया था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है भारत, प्रमुख दर्रों की बात करी गई है। तो दोस्तों आइए चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या लिखा है इसमें। तो गाइज यहाँ पे जो लिखा है घाटियाँ और उससे संबंधित राज्य, तो इसमें लिखा है घाटी और ये हो गया राज्य, ठीक है। नेलांग यहाँ पे लिखा है गाइस, नलांग जो घाटी है और यहाँ राज्य लिखा है, तो यहाँ नलांग उत्तराखंड, फिर लिखा है सांगला कुल्लू आपका हिमाचल प्रदेश में, फिर है मरखा जम्मू कश्मीर, युथांग जो है आपका सिक्किम में, ठीक है। यह घाटियाँ हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जानी जाती हैं, ठीक है। और जो शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली है वो आपकी कहाँ पे है, केरल में। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च पठार और उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। तो एक बार गाइस ये मैप देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम दर्रे थोड़े से देख लेते हैं। तो यहाँ पे है लिखा है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो यहाँ काराकोरम है, एक आपका लिखा है जोजिला है, आपका बुर्जिल। गाइस ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ शॉर्ट में ऐसे ही देख लीजिए। बुर्जिल है, जोजिला है, आपका पीर पंजाल है, बनियाल है, शिपकिला है, मानाला है, नीतिला है, लिपुलेख है, आपका नाथुला है, बूमला है, आपका है दिफू है, तुजू है, जिलेपला है, ठीक है। ये सिक्किम पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है उत्तरी मैदान आ जाता है, यहाँ भारतीय मरुस्थल आता है गाइस, यहाँ पे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, क्या है, मालवा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, रांची का पठार है, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ रांची का काठियावाड़ा प्रायद्वीप मिलेगा आपको यहाँ पे। और फिर और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा दक्कन का पठार, यहाँ पे थालघाट मिलेगा, भोरघाट मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा तेलंगाना और का पठार, यहाँ बस्तर का पठार मिल जाएगा। इस पे आपको मिलेगा पालघाट मिलेगा, यहाँ लक्षद्वीप है गाइस। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ का लिखा है भारत का न्यूनतम जो है ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, केरल का क्या है, कट्टानाड यानी कि कट्टानाडु। फिर लिखा है पटकाई पहाड़ी संगलन है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और कहाँ, नागालैंड से, ठीक है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का लिखा है, ठीक है गाइस। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो आपका उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, फिर उत्तरी जो है पूर्वी पठार। फिर दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा है, मेघालय है, महादेव जो है आपकी पहाड़ियाँ हैं। तो इसने बता दिया दक्कन के पठार के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में क्या क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है और यहाँ पे उत्तर में क्या है, इसने बता दिया, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद लिखा है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा और क्या है, कर्नाटका में सह्याद्री। यानी कि इसने कुछ ऐसा बोला कि अगर हम बात करें पश्चिमी घाट ये वाला है आपका, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में इसने कहा कि जो आपका क्या लिखा है, कहाँ गया, तो इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। तो ये आपका तो महाराष्ट्र, फिर गोवा आएगा और कर्नाटका। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। फिर तमिलनाडु में क्या तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल के अन्नामलाई और क्या है, इलायची कार्डमम के रूप में विस्तृत है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। यहाँ लिखा है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा जो है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है पूर्वी घाट में क्या है, पूर्वी घाट में पालकोंडा श्रेणी क्या है, जावदी, नल्लामलाई और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर लिखा है पूर्वोत्तर की पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। जो पूर्वोत्तर में पहाड़ी है मेघालय में है। तो गाइस कैसे है सही क्रम, पहले आती है गारो, फिर आती है आपकी खासी, फिर आती है आपकी जयंतिया, फिर आती है आपकी नागा, ठीक है। और यहाँ लिखा है भारत का विशालतम, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा लिखा हुआ आपका मिस। तो यहाँ लिखा है भारत का जो विशालतम क्या हिमनद है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे जो हिमनद है उसका नाम है क्या है गाइस, सियाचिन, ठीक है, सियाचिन है। और अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। क्या शिवकिला क्या है, यहाँ पे अगर हिमाचल है तो ये किससे जोड़ता है, तिब्बत से, यहाँ पे है शिवकिला, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे जोजिला, जो दर्रे हम पढ़े थे गाइस उसका नाम है। तो जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। अब आपका है नर्मदा
और तापी के मध्य स्थित है क्या, सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा के एक तरफ है, ऊपर की तरफ है नर्मदा और नीचे की तरफ है तापी। फिर लिखा है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी फैली है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कौन कौन सी गाइस, बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला कहाँ पे आपको ये सारी मिलेंगी, महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, पर्वतीय दर्रे और उनकी स्थिति, एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लिखा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, क्या है, मालाबार का पठार, ठीक है। अरावली और विंध्य के मध्य, तो देखिए कहाँ है अरावली विंध्य, तो गाइस यहाँ कहीं आपको विंध्य मिलेगी और यहाँ आपको अरावली मिलेगी, इसके बीच में है मालाबार का पठार, देखिए ये है ना यहाँ ये अरावली और विंध्य के मध्य है आपका मालाबार का पठार। फिर का भारत में क्या है, चट्टान प्रणालियों के निर्माण का क्रम क्या है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, मतलब सबसे पहले कौन सी बनी, धारवाड़ बनी, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्य, फिर सबसे लास्ट में आती है गोंडवाना, ठीक है। पश्चिमी घाट की जो है नीलगिरी पर पहाड़ी पर स्थित है, क्या, शांत घाटी, मौन घाटी, ये सब कहाँ है, नीचे की साइड है, साउथ इंडिया में। अब गाइस यहाँ क्या लिखा है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे एक चीज़ और है, बस ये बची है, यहाँ पे लिखा है पर्वतीय दर्रे और उनकी स्थिति, तो पर्वतीय दर्रे और राज्य, कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ है। यहाँ लिखा है जेलेपला नाथुला सिक्किम में है आपका, फिर है बनिहाल दर्रा, चांगला, जोजिला, ये आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। रोहतांग, शिवकिला आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर लिखा है नीति माना लिपुलेख, उत्तराखंड में मिलेगा। फिर है बूमला, बोमडीला और सेला, ये आपको अरुणाचल में मिलेगा। और पालघाट आपको केरल में मिलेगा। तो गाइस ये वाला भी पेज हमारा हो गया है कंप्लीट। आइए इसमें क्या लिखा है, भारत की मिट्टियाँ हैं, हालांकि मिट्टी अभी हमने पढ़ी नहीं है बट देख लेते हैं। इसमें इतनी प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पे दे रखी हैं। एक हो गई आपकी पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, और फिर हो गई जलोढ़ मिट्टी, हो गई लाल मिट्टी, हो गई काली, लेटराइट एंड बलुई मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी आपको गाइस कहाँ मिलेगी, जहाँ पे पर्वत होंगे ऑब्वियसली, तो ये हो गई आपकी पर्वतीय मिट्टी, ये सारी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस कौन सी मिट्टी लिखी है, जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पे उपजाऊ है ज़मीन, यानी कि ये वाला जहाँ पे नदी बहती है ना गाइस, वो सारी जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। यहाँ आपको अच्छा खासा जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। फिर लाल मिट्टी कहाँ है दोस्तों, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये सारा आपका क्या है, लाल मिट्टी का पोर्शन है गाइस, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं काली मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी वाला देखिए, तो लाल मिट्टी ये है आपकी जहाँ ज्वालामुखी से बनी हुई है, ये मिट्टियाँ हैं आपकी सारी है लाल मिट्टी, ठीक है। फिर है काली मिट्टी। अब हम बात करेंगे लेटराइट मिट्टी। तो गाइस लेटराइट मिट्टी आपको कहाँ मिलती है, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ जब आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जब लौटता हुआ मानसून है तो आपको वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है गाइस, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको सब लेटराइट मिट्टी मिलेगी। और बलुई मिट्टी कहाँ मिलेगी गाइस, बलुई मिट्टी का तो हम जानते हैं, वहाँ जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, रेगिस्तान वाली टाइप, तो हम रेगिस्तान पे डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, यानी कि हम पहुँच जाते हैं आपके राजस्थान में, ठीक है। तो आपको बलुई मिट्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने मिट्टियों वाला भी समझ लिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब जो हम पढ़ेंगे ना, अब इस चैप्टर जो है अब है जनसांख्यिकी पृष्ठभूमि। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 घंटे से ज़्यादा की हमारी वीडियो हो गई है। तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस पार्ट को अब सेकंड पार्ट में बाकी का ले आएंगे, ठीक है। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये बुक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप दीजिएगा, इस बुक के बारे में बिल्कुल दीजिएगा। या मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, या मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सबके बारे में आप मुझे बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप क्या है चैनल को और क्या बोलते हैं वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, चैनल और वीडियो को शेयर करिए, सॉरी दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों चलिए फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे, आप नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि ये बुक ख़त्म हो। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।